हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, भूतपूर्व केंद्र मंत्री राणा साथी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, लोकसभा के नए सदस्य श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौताला जी, उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी, या संसद सदस्य विधायकगण, मंत्रीगण, भूतपूर्व संसद सदस्यगण, देश के कला और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव जी, प्रोफेसर श्री राघवेंद्र तंवर जी, सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, बहनों और भाइयों, आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं बहुत इच्छुक थे। सचमुच में गत 18-20 महीने से मैं और वीरेंद्र सिंह जी हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। बीच में मुख्यमंत्री से भी सलाह मशवरा कर रहे थे, कार्यक्रम कब करना, कैसा करना। ऐसी ऐसी कोविड और इसका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का गाइडलाइंस, रेस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन, जो परिस्थिति बना उसके कारण से हम लोग तो सही समय पे एक कार्यक्रम नहीं कर पाए। मगर लोगों ने भी कहा, मुझे भी इच्छा था, मैं खुद आके इस पुस्तक को यहीं हरियाणा धरती का, उनका कार्यक्षेत्र में ही इसको विमोचन करें। नहीं तो आपको मालूम है, पद्धति है आजकल ये सभी कार्यक्रम वर्चुअल उपराष्ट्रपति निवास से ही होता है। मगर मैं चाहते थे और वीरेंद्र सिंह जी का भी इच्छा था, मैं जरूर यहाँ आऊँ और इस कार्यक्रम को करूँ। और एक विषय भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सचमुच में हम इसको आम मैदान में करना चाहते, लोगों के बीच में, और हरियाणा का केंद्र में, रोहतक या सोनीपत में करना चाहिए। मगर जो ये रिस्ट्रिक्शंस है ना, नियम है, वो नियम को पालन करना हर एक का कर्तव्य है, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री भी, जो भी हो। इसलिए हमने ये कार्यक्रम फाइनली यहाँ करने का निर्णय किया। आज सचमुच में मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और प्रसन्नता और भी बढ़िया है, यहाँ आके हमारा पुराना मित्र श्री ओम प्रकाश जी चौताला से जिससे मिलने का मौका मिला है। मैं बहुत साल से उनको जानता हूँ, उनके पिताजी से बचपन से थोड़ा सा परिचय, और बाद में ओम प्रकाश चौताला जी से भी मेरा इतना सान्निहित्य था, राजनीति में, राजनीति के बाहर भी। और साथ ही साथ विजय बहुगुणा जी, जिनका पिताजी से, इनके पिताजी जब वो नेल्लूर आए थे मेरे शहर में, मैंने उन पिताजी का भाषण हमारा तेलुगु भाषा में भाषांतर किया उस समय, क्योंकि वो हिंदी में बोलते थे, नहीं तो अंग्रेजी में बोलते थे, और ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को दोनों भाषा, अंग्रेजी या हिंदी, उस इलाके में मालूम नहीं था। इसलिए मैं उसका भाषांतर करने का काम मैं करते थे, अटल जी का, अडवाणी जी का, मोरारजी भाई का, और बहुगुणा जी का, और अन्य नेता जो उस इलाके में आते थे, सबका भाषांतर करने का काम। मुझे इतना हिंदी में प्रवेश नहीं था, मगर थोड़ा सा टूटी फूटी हिंदी में जो भावना समझ के उसको लोगों को, उन लोगों का मातृभाषा में तर्जुमा करने का काम मैं शुरू से करते थे। सचमुच में बचपन में हम लोग ने, हमारा इलाका में, चेन्नई के नज़दीक है मेरा इलाका, तो हमने हिंदी विरोध आंदोलन में भाग लिया। उस समय मूड ऐसा था, हिंदी को विरोध करना, चेन्नई। और एक दिन हम लोग कॉलेज से बाहर आया, आंदोलन माने छुट्टी, हैप्पी, तो बाहर आके फिर कहने लगे हिंदी डाउन डाउन। किसी ने कहा, सर हिंदी है ही कहाँ हमारा शहर में। फिर हम लोग चर्चा करना शुरू किया, हिंदी है क्या भाई।
सामने होना चाहिए ना कुछ डाउन डाउन बोलने के लिए भी। आजकल सामने नहीं है तो भी कुछ लोग डाउन डाउन बोल रहे हैं, वो तो अलग बात है। मगर तो एक बच्चे दौड़ के आके बताया, सर 2 जगह पे हिंदी का साइन बोर्ड है। कहाँ? उन्होंने कहा एक पोस्ट ऑफिस में, डाकघर, दूसरा रेलवे स्टेशन में। हम 2 गुट बन के वहाँ गए और वहाँ जाके उसके ऊपर तार लगाया। बाद में जब मैं दिल्ली आया, केंद्रीय राजनीति में प्रवेश किया, तब मुझे समझ में आया भाई वो डाकघर के डब्बे के ऊपर नहीं, मेरा चेहरे के ऊपर मैंने तार लगाया, ऐसा समझ में है। कारण क्या है? हिंदी के बिना हिंदुस्तान में आगे बढ़ना संभव नहीं। मैं भाषा का महत्व से ज्यादा ज्यादा लोग तो समझ रहे ये भाषा मालूम है, बोलती भी है और पढ़ती भी है। ऐसी भाषा को सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं जब भी चेन्नई भी जाता हूँ, वहाँ भी लोगों को कहता हूँ, भाई किसी भाषा का विरोध मत करो, सीखने के लिए प्रयास करो। हाँ, अंग्रेजी सीखना है, जरूरी है, मगर पहले अपना मातृभाषा, बाद में भारतीय भाषा सीखने से बहुत फायदा होगा। ये मैं हमेशा उनको बताता हूँ। और मैंने उनको एक फॉर्मूला दिया। वहाँ कुछ लोग इस सेंटिमेंट में हिंदी अभी भी विरोध करने वाले हैं, कुछ लोग, कारण अलग हो सकता है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ क्यों विरोध कर रहे हैं। मातृभाषा हमारा अंक है ना, ऐसा है। और जो अंग्रेजी बाकी भाषा चश्मा जैसा, आंख है तो चश्मा डालने से कोई फायदा होगा। आंख ही नहीं है तो फिर चश्मा डालने से, आप रेबॉन ग्लासेस पहने तो भी आपका जुबान से कुछ बाहर आएगा नहीं। तो इसलिए मातृभाषा बहुत जरूरी है। और भारतीय भाषा और भी जरूरी है। भारत में आप लोगों से मिलना जुलना, अपना भावना को उनको बताना है तो वो भाषा भी आपको सीखना है। अंग्रेजी यस, और दो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए अंग्रेजी। और कुछ लोग कहते हैं सर ये अंग्रेजी मालूम नहीं है तो ऊपर नहीं जा सकते। मैंने कहा किसको, किसने बोला आपको? नहीं सर ऊपर नहीं जा सकते। मैंने मजाक में उनको कहा, मैंने भगवान से बात किया, उन्होंने कहा था ऐसा कोई निबंधन नहीं है, कोई भाषा भी हो, वो टाइम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं सर, ऊपर माने उच्च स्तर पर नहीं जा सकते। मैंने समझाने के लिए आजकल बता रहा हूँ लोगों को, अरे भाई भारतीय राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, मैंने मातृभाषा में पढ़ के यहाँ तक पहुँच गया। मैं खुद उपराष्ट्रपति हूँ, किसान का बेटा हूँ, गांव में पढ़ा हूँ, सीट स्कूल जो हमारे इलाके में कहते हैं ना, विधि बड़ी गली में जो स्कूल होता है उसमें तो पढ़ के यहाँ तक पहुँच गया। और भारत का प्रधानमंत्री दुनिया भर में जिनका अभी प्रशस्त है, वो खुद कभी कॉन्वेंट देखा भी नहीं, फिर भी यहाँ तक पहुँच गया। आज सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस, अभी चीफ जस्टिस, वो भी अपना मातृभाषा में एजुकेशन शुरुआत में दिया है। इसलिए बेसिक एजुकेशन हैज टू बी इन मदर टंग, आफ्टरवर्ड्स इट शुड बी इन अदर लैंग्वेजेस। आज सर छोटूराम जी का लेखों और पत्रों के संकलन का इन 5 खंडों का लोकार्पण करते हुए मुझे हर्ष और संतोष की अनुभूति हो रही है। मुझे संतोष है कि मैं हमारे देश की इतनी महान विभूति से जनता को परिचित कराने का माध्यम बना। इस संकलन को प्रकाशित करने के लिए मैं हरियाणा अकादमी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर की सराहना करता हूं और विशेष रूप में मुख्यमंत्री को भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये संकलन बहुत जरूरी है। हमारा नव पीढ़ी, इन लोगों को मालूम होना चाहिए हमारा पूर्वजों ने कितना तपस्या किया, कितना त्याग किया, कितना काम किया। उनका भाषण, उनका रहकर और उनका व्यवहार, उनका कामकाज के बारे में नया पीढ़ी को मालूम होना बहुत जरूरी है। ये दुर्भाग्य है इस देश में कुछ लोगों के अलावा बाकी लोगों के बारे में ज़्यादा हमारा
ऐतिहासिक लिखने वाले लोग या पुस्तक लिखने वाले लोग जितना फोकस होना चाहिए उतना नहीं किया। देश में बहुत महान भाव है, अलग अलग इलाके में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, पूर्वोत्तर में, सब इलाका में ऐसा महान भावों का जन्म हुआ। उन सभी का जीवन के बारे में, उनका कामकाज के बारे में नया पीढ़ी को परिचय कराना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को, प्रदेश सरकार को और विशेष रूप में हिस्ट्री एंड कल्चर विभाग को मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ। इन 5 खंडों में उस समय की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों पर सर छोटू राम जी जैसे प्रबुद्ध राजनेता का विचारों का एकत्रित किया गया है। मेरा मानना रहा है कि हमने अपने इतिहास के अनेक महान विभूतियों के साथ न्याय नहीं किया, उन्होंने सम्मान नहीं दिया जिसके वे अधिकारी थे। ब्रिटिश वाले जाते जाते हमारा माइंड में उनका माइंडसेट, कॉलोनियल माइंडसेट, ब्रिटिश वाले ग्रेट, दे आर ग्रेट। और हमारा इतिहास भी शुरू में जो दिख गया वो ये है, रॉबर्ट क्लाइव द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट और सर छोटू राम जी के बारे में, और देश का जो अन्य महान भाव नेता, कितना महान भाव है हर एक जगह, उन महान भावों का जीवन के बारे में ज्यादा कुछ फोकस ध्यान दिया नहीं। वो कारण क्या है, वो अपना इतिहास, अपना ग्रेटनेस, अपने क्या किया, इन विषयों के बारे में ज्यादा बच्चों को पढ़ाया। इसलिए अभी भी हमारा माइंडसेट ऐसा है, माइंडसेट वो बहुत बड़ा है, हम लोग छोटा है। ये भावना से हम बाहर आना बहुत जरूरी है। आई एम इन फुल एग्रीमेंट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टुडे। उन्होंने कहा ये जुडिशियल सिस्टम में ये कॉलोनियल पद्धतियों को छोड़ना चाहिए और भारतीय पद्धतियों को प्रोत्साहन करना चाहिए, ऐसा चीफ जस्टिस ने कहा। मैं बहुत प्रसन्न हूं। केवल हिस्ट्री में नहीं, हमारा परंपरा में, हमारा पद्धतियों में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। पुराना कॉलोनियल माइंडसेट को छोड़ना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा जी यहाँ बैठे हैं, मैंने राज्यसभा में एक पद्धति है, कागज रखते समय, मंत्री कोई स्टेटमेंट देते समय, सदस्य कोई और रिप्रेजेंटेशन देते समय उसमें लिखता है, सर आई रेज टू बेग टू प्रेजेंट सो एंड सो रिपोर्ट। मैंने देखा ये क्या बेगिंग क्या है, और स्वतंत्र भारत में अभी भी बेगिंग, इंग्लिश वाला बेग, टू बेग देम। मैंने कहा इसको छोड़ दो, बंद कर। और आगे से अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुमति से ये पत्र सभा पटल पे रख रहा हूं, बस इतना कह दो, बस हो जाएगा। आजकल वो परंपरा है। ऐसा कई परंपरा जो उन लोगों ने शुरू किया वो अभी भी अमल में है। इसलिए इसमें आमूलाग्र परिवर्तन आना चाहिए। हमारा परंपरा आदिकाल से, वेद काल से, पुण्य काल से, पुराण काल से हमारा पूर्वजों ने किया और दिया, विरासत हमको मिला, ऐसा बढ़िया परंपरा भारत में है। वो परंपरा को हम लोग आगे ले जाना चाहिए। ये कॉलोनियल माइंडसेट से जितना जल्दी हम मुक्त हो गए तो उतना अच्छा होगा देश के लिए। हमारा स्वाधीनता आंदोलन के अनेक ऐसे नायक थे जिन्होंने अपना क्षेत्र में या समुदाय में काम किया, लेकिन उनके द्वारा किए गए कामों का महत्व क्षेत्र या समुदाय तक ही सीमित नहीं था, बल्कि देशव्यापी था। ऐसे महापुरुष हर क्षेत्र, हर वर्ग में हुए, जिन्होंने शोषण और अन्याय के खिलाफ लोगों को जागृत किया, उन्होंने संगठित किया। जरूरी है कि इन विभूतियों के जीवन और कामों से देश को परिचित कराया जाए, उन्हें देश के इतिहास में सम्मान के साथ स्थापित किया जाए, जिससे आने वाले पीढ़ियों स्वाधीनता आंदोलन में विभिन्न क्षेत्र और वर्गों के संघर्ष से भी परिचित हो सके। स्वाधीनता आंदोलन अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं था, स्थानीय समुदायों के स्तर पर वह सामाजिक आर्थिक सुधार का भी आंदोलन था, वह सांस्कृतिक जागरण का आंदोलन था। कल्चरल रेनेसांस। सर छोटी राम जी, if you go through his life, his teachings, his writings, is a man of renaissance, new ideas,
रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ दोज टाइम्स एंड जमीन से जुड़े हुए आदमी है। 1920 से 1940 की अवधि में अविभाजित पंजाब की राजनीति में चौधरी छोटीराम जी और उनकी यूनियनिस्ट पार्टी के योगदान को कैसा भुलाया जा सकता है, जिन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारे का विरोध किया। हुई हिंसा का इतिहास गवाह है। तब सरदार पटेल ने कहा भी था, आई वुड नॉट हैव हैड टू वरी ऑफ द पंजाब इफ चौधरी छोटूराम वाज अलाइव। छोटूराम जी जिंदा है तो मैं पंजाब के बारे में कोई सोचने की जरूरत भी नहीं होती। ये सरदार पटेल ने कहा। सरदार पटेल हैज टू टेक इनिशिएटिव टू merge all the provinces of the country. That's a big story again. That was the confidence of Sardar Patel. 1919 के संवैधानिक सुधारों के बाद सर छोटीराम जी पंजाब विधानमंडल में चुने जाते रहे। अपने रूरल ब्लॉक के माध्यम से किसान और उस क्षेत्र के मुद्दे उठाते रहे। रूरल ब्लॉक ही focused on the plight of the farmers and village people. 1937 के चुनावों के बाद पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार में विकास मंत्री के रूप में सर छोटीराम जी ने किसानों को, साहूकारों, आड़तियों को शोषण से मुक्त कराने के लिए कानून बनाए। उस समय उन्होंने कृषि श्रमिकों के हित में जिन कानूनों को लागू किया, उन्होंने भविष्य के कृषि सुधारों की नींव रखी। उन्होंने ब्याज और कर्जे के कुचक्र से किसानों को मुक्त दिलाई, उनकी भूमि को वापस दिलवाया। किसानों के गिरवी रखे घर, जानवरों का साहूकारों को कब्जे से बचाए। किसान अपनी उपज की सही दाम पा सके, इसके लिए स्थानीय स्तर पर मंडियां स्थापित करवाया। मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्होंने कृषि और पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली विकसित करने के लिए शोध संस्थान स्थापित किए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि सतलज पर बाकरा डैम का कल्पना सबसे पहले सर छोटूराम जी ने ही की थी और उसके निर्माण के लिए अंग्रेजी सरकार तथा बिलासपुर के शासक से समझौता भी किया था। यह कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसने किसान और कृषि को समस्याओं को स्वयं अनुभव किया हो, जो अपने समाज की समस्याओं के प्रति गहरी समझ और संवेदना रखते हो। सर छोटीराम जी स्वयं एक किसान परिवार से, हमने अभी अभी फिल्म देखा। 11 वर्ष के उस बच्चे के वेदना के बारे में सोचिए, जिसकी पढ़ाई के लिए कर्ज मांगने पर उसके पिता साहूकारों से अवमानित होना पड़ा है। ऐसी घटना उन बालक को शिक्षित होने और शोषण के खिलाफ लड़ने का संकल्प दिया है। सर छोटूराम जी ने केवल देश की प्रतिष्ठा कॉलेजों से शिक्षा हासिल की, बल्कि अपना स्वयं शिक्षक भी रही और कई शिक्षा संस्थाओं की स्थापित भी किया है। सर छोटूराम जी विचारक और लेखक थे। ही वाज अ थिंकर, ही वाज अ राइटर। उन्होंने ट्रिब्यून जैसा अखबारों में नियमित लेख लिखकर समाज के लोगों को भी जगाया और कई अखबारों का संपादन भी किया। अपने समुदाय में जागरूक रहने के लिए अपने जाट गजेट नामक पत्र की स्थापना की और उसमें लेखों के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं पर लोगों का ध्यान दिलाया उन्होंने संगठित किया है। मुझे बताया गया है कि जाट गजेट हरियाणा का सबसे पुराना समाचार पत्र है और उसे आज भी पढ़ जाता है। मित्रों, भारत में कृषि सिर्फ व्यवसाय नहीं है, ये हमारा संस्कृति का आधार है। एग्रीकल्चर इज द बेसिक कल्चर ऑफ इंडिया। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड बाय वन एंड ऑल। गांव के खेतों में सिर्फ अनाज ही नहीं पैदा होता, हमारे सामुदायिक संस्कार भी जन्म लेता है। यदि गांव पिछड़ा होगा तो हमारा संस्कार भी पिछड़ेंगे। उन्होंने
रूढ़िया कुरीतियां पनपेगी, हमारी संस्कृति पिछड़ेगी और देश का विकास रुकेगा। एक खुशहाल गांव का समाज भी जीवंत होता है, वह अपनी कुरीतियों को खुद दूर करते हैं। इसलिए सर छोटूराम जी ने आर्य समाज के प्रसिद्ध क्रांतिकारी आचार्य स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ मिलकर क्षेत्र के लोगों में सामाजिक चेतना जगाने का महान प्रयास किया है। Friends, as you are all aware, as I told you just now, agriculture is our basic culture. As you are all aware, agriculture has traditionally been the backbone of our economy. It has been the endeavor of every government to improve the living conditions of farmers and provide remunerative prices to various crops. Our villages not only produce food grains for us, but also circulate our samskaras among our children, our values and traditions. This is very important because nowadays we are seeing decline of standards, decline of values in politics, in public life, in academic life, in the legislature, in parliament, in assemblies. Everywhere there is a decline. Unfortunate. This has to be re-established again. We are all seeing in politics also. People must elect and select leaders with character, caliber, capacity and conduct. 4 C's. Character, caliber, capacity and conduct. But unfortunately, दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके जगह पे दूसरी 4 C आया. वो क्या है? caste, community, cash and criminality. ये प्रवेश हो गया. इसके कारण से अपना जाति के बारे में याद रखना में कोई गलती नहीं है, मगर समाज को नेतृत्व करना है तो सभी समूह को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए. ये हमारा देश एक देश है, सब भारतीय है, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता, भारत का विशेषता, ये बहुत जरूरी है. Irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one. We are one nation, we are one people. This has to be in the minds of everybody. And great people like Sir Choturam Ji has practiced it, has taken care of every section in his life and written about every section. That should be the ideal for all of us. And the standards he maintained in the legislature, standards he maintained in the governance, and the standards he maintained in public life. I was going through one letter written by Sir Choturam Ji to Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी को पत्र लिखना उस समय. Just quote, small. This is 15th August 1944. Wholesale exchange of vast population being sheer madness. The Rajaji formula places communalism on a pedestal from which it will be very difficult to dislodge. The formula implies the recognition of Mr. Jinnah's theory that Hindus and Muslims constitute 2 different nations and not 2 sections of one Indian nation. There is no common ground between him, that is Jinnah, and you, Mahatma Gandhi. It is wrong to suppose that you can appease him except at a price which no Indian should agree to pay. This is what he has written to Mahatma Gandhi at that time. See the vision, foresight and boldness. To differ with Gandhi was not a simple thing at the time, Mahatma Gandhi. But when you feel that these ideas are not good, one must have the courage and conviction to say that. In public life also, we need people with uprightness, with character caliber, honesty, integrity, and also knowledge about the subject. People should read and then speak. Nowadays, some people, they speak and they try to read it afterwards. That should not be the practice. The legislators, तक में लिखा है, पूरा पढ़ा है नहीं मैंने, हर एक भाषण के पहले सर छोटूराम जी बैठ के अध्ययन करके पॉइंट्स नोट करके भाषण देते थे. आजकल भाषण देने वाले पॉइंट नहीं होता है, मगर भाषण देते रहते. कुछ लोग, सब लोग ऐसा नहीं है.
You have to prepare. You have to study. You have to do some research. Search of ideas. Research means I am not talking of scientific research. Search of ideas. Search of experiences. Good practices. Best practices. Learning from others' experience. Reading about the life and teachings and preachings of Maharaj Dayananda. Many of the great people. Saraswati. Great people. You get more knowledge. More wisdom. This is what is required for a person in public life. This is what we have to learn from Sir Chautu Ramji's life. Coming from a rural background, agricultural background, and then raising to this level, and then becoming such a mass popular reader, studying in St. Stephen's College. One has to read the life and teachings of people like Sir Chautu Ram. I appeal to all the children of Haryana particularly, and then Punjab, and then Himachal, and then various parts of the country. Please go through the life and teachings of this great man. Every child should read the life so that they understand the depths of understanding and knowledge of such great people. That will be very much useful to you. This is my advice. Now, all governments should focus and give priority to farmers, their welfare. I am not talking of politics. हमेशा डायलॉग होते रहना चाहिए सरकार और किसानों के बीच में, और किसानों का समस्याओं को राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए. आपने राजनीति के साथ उसको जोड़ा. मैं अनुभव से बता रहा हूं, मैं भी खुद किसान का बेटा हूं. किसान आंदोलन, बहुत आंदोलन को मैंने भी नेतृत्व किया है. जब आप इसको राजनीति के साथ जोड़ेंगे, लाइक अंग्रेज में कहता है ना, वोट ऑफ थैंक्स. मैंने आजकल चेंज करवाया, नो वोट ऑफ थैंक्स, ओनली वर्ड्स ऑफ थैंक्स. द मोमेंट यू टॉक अबाउट वोट, डिवीजन हो जाए. अभी राजनीति आया, क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं. राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक दलों का सम्मान होना चाहिए. उनका मैनिफेस्टो में वो क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, स्पष्ट रूप में लिखना चाहिए. बाद में उसका आचरण भी करना चाहिए. ये बहुत जरूरी है. और लोगों को हक होना चाहिए, सर आपने क्या लिखा, क्या कर रहे, क्या कहा, क्या कर रहे. मगर परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए. न्यू आइडियाज. वर्ल्ड इज ओपन अप नाउ. पूरा दुनिया खुल गया. मेरा बचपन में मैं अनुभव करते थे, हम लोग आंदोलन भी करते थे. देश में, पूरा देश में एक ही मार्केट होना चाहिए. रिस्ट्रिक्शन क्या है, आंध्र का चावल तमिलनाडु में बेच नहीं सकते, ये क्या तरीका है. पूरा देश वन फूड जोन. आई रिमेंबर दोज डेज. मोरारजी भाई, देवीलाल जी, चरण सिंह जी, ऐसा सब महानुभावों ने मिलकर अटल जी देश को वन फूड जोन बनाया. वन फूड, पूरा देश को, नो रिस्ट्रिक्शन एनीवेयर. ये बहुत जरूरी है, देश के हित में है और किसानों के हित में है. मैं बता, और किसानों को मालूम होना चाहिए कलकत्ता में आज मार्केट रेट क्या है, चेन्नई में क्या रेट है, इस शहर में क्या रेट है, क्योंकि जानकारी कम होता है उनके पास. तो जानकारी उन तक पहुंचाना चाहिए. अदरवाइज देश में हम देख रहे हैं ना, मेरा इलाका में एक मदनापल्ली है, आप लोगों ने सुना होगा. ड्यू कृष्णमूर्ति इंस्टीट्यूशन भी उन्होंने खोला. वहां मैं एक दिन गया मार्केट में देखने के लिए, मार्केट यार्ड कैसा. तो मार्केट में पूरा टमेटो भरा है. मैंने कहा भाई क्या हो रहा है यहाँ, कोई सिनेमा शूटिंग हो रहा है क्या. तो नहीं कहा सर ये तो टमेटो मार्केट है. मैंने कहा अच्छा हो गया, जाके थोड़ा किसानों से मिलेंगे. किसान अपना ग्रामीण इलाका से लाया टमेटो, और मैं एक किसान के पास जाके भाई कैसा हो, उन्होंने कहा ठीक है. मैंने कहा क्यों भाई ऐसा ढल क्यों दिख रहे, क्या रेट है आज. उन्होंने कहा 10 रुपये. मैंने कहा किलो 10 रुपये, बढ़िया है, फिर क्यों आप असंतुष्ट दिख रहे. उन्होंने कहा किलो नहीं सर, 10 किलो का एक बास्केट 10 रुपये. टमेटो जहां उत्पादन होता है टमेटो, वहां 1 रुपये उनको 10 किलो के लिए मिल रहे. मैं मदनापल्ली से बाई रोड शाम को, मेरा बहन है बेंगलुरु में, उनका घर गया. मैंने बहन से पूछा क्या रेट है. उन्होंने कहा टमाटो 6 से 8 रुपए किलो.
वहां गांव में 1 रुपए, यहाँ 120 किलोमीटर है मदनपल्ली से बेंगलुरु, 6 से 8 रुपए। तो अगला दिन मैं हवाई जहाज से दिल्ली आया, मेरे पत्नी से पूछा टमाटर का दाम क्या है, उन्होंने कहा 16 रुपए। 16 रुपए किलो। मैं बोला ठीक। यही हालत है आनियन वाले, प्याज वाले। आपको याद होगा प्याज के कारण से एक सरकार गई, मैं उस समय राजनीति में था इसलिए मुझे याद है। अगर 20 रुपया 30 रुपया, वहां तो जो उत्पादक है उनको कम मिलते। तो ये एक्सप्लॉयटेशन को बंद करना, ओपन मार्केट सिस्टम होना और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग सिस्टम जितना जल्दी ला सके तो उतना, और बीच बीच में जब भी जरूरत पड़े तो सपोर्ट प्राइस बढ़ाते रहना। बाकी सब दाम बढ़ रहे ना, तो इसको भी सपोर्ट प्राइस को भी बढ़ाना चाहिए। अगर सरकार खरीद करे सब, मैं इसका पक्ष में नहीं हूं। सरकार खरीद करना जब मार्केट में डिमांड नहीं होता है, मार्केट में हम है ऐसा सरकार भी आना चाहिए। अदरवाइज जो बीच का कमीशन एजेंट है ना, वो एक्सप्लॉइट करेंगे। इस दाम से कम हो गए तो सरकार खरीदेंगे, ये भरोसा, जिसको हम लोग कहते हैं ना सपोर्ट प्राइस, मार्केट इंटरवेंशन वगैरह, ये सिस्टम सब फुल प्रूफ होना चाहिए। मैं किसी सरकार को, किसी पार्टी को ध्यान में रख के नहीं कर, मैं तो पॉलिटिक्स में आई नहीं, पॉलिटिक्स से बाहर आया, आगे भी कभी पॉलिटिक्स में आने का कोई आलोचना भी नहीं हुई, उद्देश्य भी नहीं है। मैं आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज 50% ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री आर इवन टुडे दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, मैं ग्रामीण विकास मंत्री था। उस समय अटल जी ने मुझे बुलाया और कहा सरकार में आना है। मैंने अटल जी को कहा सर मैं अभी तक, मुझे क्यों डी प्रमोट कर रहे? अटल जी ने कहा डी प्रमोशन क्या है? मैं उस समय बीजेपी का महामंत्री था, पार्टी का महामंत्री। हिंदी में वो एक हिंदी में जो देखिए, जनरल सेक्रेटरी को महामंत्री कहते, मैं महामंत्री, मंत्री नहीं तो महामंत्री बन गया, ऐसा आनंद अनुभव कर रहे थे वो हिंदी के कारण। तो अटल जी ने कहा वो रंगराज कुमार मंगलम का मृत्यु हो गया तो दक्षिण से कोई नहीं है सीनियर, इसलिए आपको सरकार में आना है। तो अटल जी ने कहा भाई क्या है? मैंने कहा सर अभी तक मैं महामंत्री, आप मुझे मंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा मजाक में कहा। अटल जी भी मजाक करते थे ना, तो मैंने भी राइटर वेन में बोला, उन्होंने हंसने लगे। फिर बाद में मुझे कहा आपको क्या चाहिए? पोर्टफोलियो। अब सोचिए दीजिए। उन्होंने 2-3 पोर्टफोलियोज बताया, मैं आज पब्लिक कर रहा हूँ। क्या सर बिजली के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, पावर, आई एम नॉट इंजीनियर। इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा मुझे रुचि नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको, बताओ ना ये क्या है, ऐसा ऐसा क्यों घुमा के बोल रहे, बताओ क्या है? मैंने कहा सर मुझे कृषि दीजिए। अटल जी ने कहा कृषि? और सेक्रेटरी से पूछा भाई कृषि बने? उन्होंने कहा नहीं सर ये कृषि पोर्टफोलियो नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार उस समय गठबंधन का सरकार था ना, इसलिए नहीं, उनसे चेंज करके देना मुश्किल है भाई, और बताओ। मैंने कहा सर मुझे ग्रामीण विकास दो। अटल जी ने कहा ग्रामीण विकास? ग्रामीण विकास सर, हंसने लगे। सोचा क्या ग्रामीण विकास क्या होता है? मैंने कहा मालूम सर, ग्रामीण विकास दीजिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया, और उस समय आपको याद होगा कि गांव गांव तक डांबर रोड का निर्माण करने का प्रधानमंत्री सड़क योजना उसी समय है। क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू द फार्मर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, मार्केट फैसिलिटी, गोडाउन, टाइमली क्रेडिट, ये बहुत जरूरी है। These are important aspects of the farmers welfare. इस आजकल क्या हो गया राजनीति में, राजनीतिक क्षेत्र में पॉलिटिकल पार्टीज, हम ये बिजली मुफ्त में देंगे, वो मुफ्त में देंगे, वो मुफ्त में देंगे। सब मुफ्त में दिए तो फिर कैसा, क्या मिलेगा अंत में? बिजली,
फ्री पावर माने फर्स्ट लो पावर, देन नो पावर. फ्री पावर इज नो पावर ओनली. फ्री पावर, पावर फ्री, फ्री हवा से मिलता है क्या? उसको पैदा करने के लिए खर्च करना पड़ता है ना. यस, रीजनेबल प्राइस, अनइंटरप्टेड. किसानों को चाहे कोई किसान से जाके पूछिए, वो मांगेंगे नहीं. पॉलिटिकल पार्टीज मांग सकते, सभी पार्टीज इधर उधर नहीं है. जब अपोजिशन में है तो सब, रूलिंग पार्टी में तो नहीं नहीं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है बताते. मैं भी राजनीति में रहा ना, दोनों साइड देखा मैंने, अपोजिशन में भी थे, सरकार में भी थे. किसान को चाहिए 12 घंटे अनइंटरप्टेड, बीच में रुकावट नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस पावर सप्लाई चाहिए उनको, फ्री पावर नहीं चाहिए. ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है. और किसान को चाहिए गांव तक सड़क. सड़क बहुत जरूरी है, और नहीं तो कोई आएगा नहीं गांव में. पीडीओ, बीडीओ, डीडीओ, एडीओ, कलेक्टर, डॉक्टर, एक्टर, ट्रैक्टर कुछ नहीं है. सड़क और बिजली और पानी. महानुभाव सर छोटूराम जी ने भाखरा प्रोजेक्ट के बारे में उस जमाने में इन्होंने सोचा, शुरुआत किया है, बीज डाला है उस समय. उस कारण से कितना फायदा हो रहा है हम लोग देख रहे हैं. ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए, परमानेंट प्रोजेक्ट, टेम्पररी नहीं है. टेम्पररी प्रोजेक्ट्स नहीं, परमानेंट प्रोजेक्ट चाहिए. पॉपुलिस्टिक स्कीम्स नहीं है, परमानेंट स्कीम्स चाहिए, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा. हम ये मुफ्त में देंगे, वो मुफ्त में देंगे, वो मुफ्त में देंगे, बता रहे कुछ लोग. ठीक है, तो अगर लोग समझना चाहिए इससे कुछ होने वाला नहीं है. आप सड़क निर्माण करो, आप बिजली दो, आप पानी दो, आप मार्केटिंग कंडीशन सिखाओ, आप टाइम पे लोन दिलाओ, किसान खुश हो जाएंगे. कोई उनको फ्री कुछ नहीं चाहिए, उनको आपका दया नहीं चाहिए उनको. ये बहुत जरूरी है. इन विषयों के बारे में सरकारों ने बहुत कुछ किया है और भी बहुत कुछ करना बाकी है. स्टेट सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार सब मिलकर किसानों को और ध्यान देना चाहिए, और किसानों को मार्केट फोर्सेस से किसानों को बचाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए. अनशैकल द पोटेंशियल ऑफ रूरल इकोनॉमी. There is potential in the rural people. They know various technologies. If you upgrade their skills and provide them skill development, the Kisans can do wonders. We are seeing also last time, मैं आखिर में एक ही पॉइंट बताऊंगा. ये कोरोना में हर एक वर्ग को नुकसान हुआ, किसानों को भी नुकसान हुआ, मगर एकमात्र सेक्टर है जहां प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुआ, वो खेती का सेक्टर है. खेती 6.3%, 4.5%, 2 साल का जो कोरोना का काल में प्रोडक्शन बढ़ गया किसान का क्षेत्र के. मेहनत करते रहते किसान, क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं ठीक है इस साल नहीं तो आगे साल अच्छा होगा ऐसा. इसलिए उनको मदद करना सबका काम है, और राजनीति से बाहर आके सब लोग इन विषयों के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. और the books which were published today, they should be made available to all libraries across the state, so that everybody in the rural area also will be able to go to ग्रामीण ग्रंथालय में जाके पढ़ने का उनको. तो अब दाम भी कम कर रहे हैं, अच्छा है, सब्सिडी भी दे रहे हैं, अच्छा है. और भी साथ ही साथ ग्रंथालयों में पुस्तक पहुंचाने के लिए, पंचायत घरों में पुस्तक रखने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए. जैसा मैंने कहा, देश आत्मनिर्भर होना है तो आपको अच्छा नेतृत्व चाहिए, अच्छा मार्गदर्शन चाहिए. वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्रेट लीडर्स लाइक सर छोटूराम जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री राम मनोहर लोहिया जी, चौधरी चरण सिंह जी, and Sri Chaudhary Devilal ji. There are many such great leaders, tall leaders, who have done great work. We should know their work. That is possible only if you publish enough literature, if you focus more and more on their lives and their teachings and preachings. That will reach the people. I compliment Chaudhary Birendra Singh ji
for taking interest in this, and also his son, present Lok Sabha member, Prajan Singh Ji, for their efforts in popularizing the legacy of the illustrious leader. I call upon the youngsters to read the books of great leaders, visit historical places, go to the birthplace, see the house of the great leaders. 10 days back, I went to Subramanya Bharati, the great poet's house in Puducherry. Earlier, I had an occasion to go to different leaders in different places. This is the youngsters should visit such historical places so that they get inspiration. I also urge upon the state government to prepare similar compilation of works of prominent leaders from their respective states, what they have done. So with these words, I am pleased to release these volumes, and I hope that will get larger attention from the people. सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद.